पिताजी ने उस समय मेरे से कसम दिलाई। उन्होंने कहा देखो तुम मुझसे ये कसम दो मुझे कि किसी भी कोई निर्धन व्यक्ति अगर तुम्हारे पास आ जाएगा तो तुम उसको वापस नहीं भेजोगे, उसका इलाज करो। वो तो स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी जी के फॉलोअर थे। अच्छा, मेरे पिताजी जो थे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बड़े प्रभावित थे। तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में कास्टों के मैं वर्ग में था, तो मुझे किसी तरह की उस तरह का जाति के आधार पर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मैं डॉक्टर अंबेडकर साहब की बात को पढ़कर मुझे ये लगा कि हमारे जो समाज का एक बड़ा वर्ग है उसको किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने निरादर किया है उसका, और निरादर पूर्वजों ने नहीं किया, मैंने अपने सामने, अपनी आंखों के सामने। एक जो जनरल कम्युनिटी के लोग हैं जैसे आप थे, तो आपने जब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना शुरू किया तो आपने किस रूप में देखा उनको, आपको क्या लगा? डॉक्टर अंबेडकर किसी दलित समाज के नेता नहीं थे, वो संपूर्ण भारत के एक एक जन के नेता। ज्योतिबा फुले जी के नाम से एक फिजियोथेरेपी कॉलेज खोला। तो पहले मैंने कॉलेजेस खोले, फिर मैंने एकलव्य के नाम से एक विद्यालय खोला, फिर मैंने पन्ना धाय माँ के नाम से मैंने नर्सिंग कॉलेज में, जब बहन मायावती जी की सरकार थी तो इन सब विद्यालयों को मिलाकर फिर मैंने स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे ये स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जो बुद्ध पूर्णिमा होती है उसके बाद हमारा एक हफ्ते का प्रोग्राम होता है और उसमें पूरा मेला लगाते हैं। बुद्धिस्ट समाज है, बुद्धिस्ट समाज में तो नॉर्मली चाहे कोई पैसे वाला बुद्धिस्ट भी 25% छूट तो उसको मिलती है। जय भीम, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुल कृष्ण। जो लोग मेरठ के हैं या फिर दिल्ली के आसपास के हैं, सुभारती यूनिवर्सिटी का नाम उन्होंने सुना होगा। डॉक्टर कृष्ण ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी शुरू की थी, हॉस्पिटल है। 1903 में इन्होंने बुद्धिज्म अपनाया था। वर्तमान में सनातन संगम नाम से एक संगठन चला रहे हैं। आप सोचेंगे कि जिस व्यक्ति ने बुद्धिज्म अपना लिया वो सनातन संगम नाम से संगठन क्यों चला रहा है? ये तमाम बातें हैं जो कहीं ना कहीं डॉक्टर अतुल कृष्ण को अलग खड़ा करती है समाज में, और जिस तरीके से ये धर्म के लिए काम कर रहे हैं, समाज को एक करने के लिए काम कर रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी चला रहे हैं जिसमें तमाम बहुजन नायकों के नामों से इमारतें हैं, वो इनको अलग खड़ा करती है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए दलित दस्तक को। आपने बहुत नीचे से शुरुआत की, आप बता रहे थे कि बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, आपके फादर टीचर थे, वहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई। आज आप तमाम यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, हॉस्पिटल्स हैं आपके, धर्म के लिए भी काम कर रहे हैं। तो ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई? जय भीम, नमो बुद्धाय अशोक जी। आप बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि मेरा जो परिवार है वो एक टीचर्स फैमिली थी। तो मेरे पिताजी एक शिक्षक थे और हमारे घर में जो एक वातावरण था वो एक वातावरण था कि जहाँ पर हम सामाजिक मूल्यों को हम लोग जीते थे। हमारे पिताजी इस बात पे बहुत ध्यान देते थे कि हम में कोई भेदभाव किसी के प्रति ना हो। तो वो हम लोगों ने जीवन जिया। और फिर मैं जैसे बड़ा हुआ तो फिर मैंने डॉक्टरी की परीक्षा पास की, मैं डॉक्टर बना, और डॉक्टर बनने के बाद फिर धीरे धीरे विभिन्न विषयों पे भी पढ़ाई लिखाई शुरू करी। डॉक्टर अंबेडकर साहब को मैंने पढ़ा। डॉक्टर अंबेडकर साहब से मैं बहुत प्रभावित हुआ, और डॉक्टर अंबेडकर साहब के एक वाक्य ने मेरे दिल को छू लिया, और वो था कि जाति विहीन समाज के बिना स्वराज अधूरा है। तो ये मैंने अपना मूल वाक्य बना लिया अपने जीवन का, और इसके ऊपर मैंने आधारित होकर अपने जीवन को जिया। जहाँ तक मेरे व्यावसायिक यात्रा का सवाल है तो मैंने MBBS की परीक्षा पास की, फिर MS की परीक्षा पास की, मेरठ से मैंने पास की। और उसके बाद फिर ये प्रश्न हुआ कि मुझे आगे जीवन में क्या करना है। तो मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं किसी सरकारी नौकरी में जाऊं, क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस करने का मेरा मन था, पर उनका कहना था कि भाई प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए तुम्हें पैसे चाहिए। पैसे मेरे पास है नहीं, कोई अपनी संपत्ति नहीं थी, तो कैसे करेंगे। पर मैंने उनको आश्वस्त किया कि मैं अपना काम कर लूँगा। तो मैंने सबसे पहले किराए पे जगह ली 84 नर्सिंग होम में, और फिर मैंने आगे में बढ़ा। पर पिताजी ने उस समय मेरे से कसम दिलाई। उन्होंने कहा देखो तुम मुझसे ये कसम दो मुझे कि किसी भी कोई निर्धन व्यक्ति अगर तुम्हारे पास आ जाएगा तो तुम उसको वापस नहीं भेजोगे, उसका इलाज करोगे। तो ये सोच के उन्होंने फिर मुझको अनुमति दी। तो मैंने उसको अपने जीवन भर मैंने उसको निभाया।
तो मैंने पहले एक प्रैक्टिस यही मेरठ से शुरू की थी? मेरठ से मैंने चौरसिया नर्सिंग होम में सबसे पहले मैंने एक किराए पे एक चैम्बर लिया। उसके बाद फिर मैंने एक और अच्छा, चौरसिया नर्सिंग होम चल रहा था, हाँ। वहाँ पे आपने उसी स्पेस में रेंट लिया? हाँ, ओके। वहाँ पर मेरा वहाँ पर ये व्यवस्था थी कि जो भी इनकम वहाँ पे होती थी उसका 1/3 नर्सिंग होम का होगा, 2/3 मेरा होगा। तो इस तरीके से लेकर हम अपने पास सेटअप था नहीं? अपने पास सेटअप नहीं था। हाँ। जी। उसके बाद जब थोड़े से जेब में पैसे आ गए तो फिर मैंने एक और जगह किराए पे ली, उसमें फिर 5-6 बेड डाले। वहाँ पर वो मेरा अपना था, लेकिन जगह किराए पे थी। ये बात है 1983 की। ओके। और फिर वही जगह बढ़ती चली गई। फिर मैंने मेरा विवाह हो गया। विवाह के बाद फिर मुझे बड़ी जगह की ज़रूरत थी, तो मैंने फिर गढ़ रोड पे कमल नर्सिंग होम बनाया। और कमल नर्सिंग होम में फिर मैंने 20 बेड डाले, और वो भी जगह किराए की थी। सबसे पहले मैंने जो बनाया था वो था, उसका नाम था चिकित्सा निकेतन, जिसमें 6 बेड थे। फिर मैंने जो आगे मैं बढ़ा तो 20 बेड का बनाया, वो कमल नर्सिंग होम था। फिर 1987 में मेरठ में बहुत ज़बरदस्त भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए, और उसमें मेरा जो कमल नर्सिंग होम था उसको जला दिया गया। हाँ। तो फिर उसके बाद अपने आप को व्यवस्थित करना था, तो मुझे ये लगा कि कुछ और आगे भी बढ़ने की ज़रूरत है। तो पहले मैंने कुछ समय तो मैं भोपाल नर्सिंग होम में मैं बैठा, क्योंकि कमल नर्सिंग होम सारा जला दिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने एक लोकप्रिय अस्पताल नाम से बड़ी संस्था बनाई। ओके। उसमें एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आधार पे वो मैंने उसको लोकप्रिय अस्पताल बनाया। वो मेरा बहुत अच्छा चला, और वहाँ पर मैं एक सर्जन की भांति मैं बहुत एक सफल सर्जन के रूप में रहा। और इस पूरे दौरान मैंने अपने जो पिताजी को मैंने जो एक वचन दिया था कि वो मैंने पूरा निभाया। मैंने कभी किसी भी अपने रोगी को इस वजह से वापस नहीं जाने दिया कि उसके पास पैसे नहीं थे। चाहे कितना भी बड़ा ऑपरेशन हो, चाहे कितना भी बड़ा इलाज हो, लेकिन अगर उसके पास पैसे नहीं थे तो भी उसका इलाज हुआ। मुझे बहुत इसमें जनता ने मुझे बहुत सहयोग दिया, बहुत अच्छी मेरी प्रैक्टिस हुई। उसके बाद फिर मैंने देखा कि जब मेरे पास थोड़ा सा पैसा आ गया, तो मैंने सबसे पहले तो अपने पिताजी माताजी को उनका धन्यवाद देने के लिए एक आम का बाग खरीदा और उनको भेंट किया। फिर मैंने देखा कि मेरे पास जब पैसा आ रहा है तो मुझे करना क्या पैसे का। तो फिर मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल और अस्पताल, निःशुल्क स्कूल और अस्पताल मैंने खोले। अभी भी चल रहे हैं? अभी भी चल रहा है। कहाँ, कितने जगहों पे? 4 जगह पर मेरे इंटरमीडिएट कॉलेज तक चल रहे हैं। एक शरीफपुर में चल रहा है, एक डुंगरावली में चल रहा है। मेरठ जिले में है? नहीं, इसमें गाजियाबाद जिले, पहले तो सारा मेरठ जिला ही था, लेकिन अब वो विभक्त हो गया। एक है जो हापुड़ जिले में आता है, एक गाजियाबाद जिले में आता है, और 2 मेरठ जिले में आते हैं। तो 4 गाँव में, और वहाँ पर जो शुल्क है वो केवल 10-20 रुपये नाम मात्र के लिए ली जाती है। वो भी नहीं भी अगर किसी के पास होता वो भी नहीं देता। तो सब वो मैं अपनी आय से ही चलाता हूँ। ऐसे फिर मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने देखा कि वहाँ पर स्वास्थ्य की इतनी बड़ी समस्या ये है कि आने की समस्या है। जब आदमी बीमार हो जाता है तो आए कैसे, तो आने जाने का साधन नहीं था। तो फिर मैंने 4 गाँव में फिर मैंने अस्पताल बनाए, छोटे छोटे अस्पताल हैं, लेकिन यह है कि उनको प्राथमिक सारी चिकित्सा वहाँ पर मिल जाती है, जिसके लिए उनको शहर तक आना पड़ता है। हाँ, तो उसमें अधिकांश चीज़ें तो उनकी जो डे टू डे की होती हैं वो उनकी वहीं पर उनको इलाज मिल जाता है। तो ये सब चीज़ों से जो निर्धन वर्ग है बेसिकली उसका लाभ था, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो और चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, उसका लाभ हो रहा था। और जैसे कि आप जानते हैं कि भाई जो निर्धन कौन है, मुख्य रूप से जो दलित वर्ग का व्यक्ति है या जो मुस्लिम है वो काफ़ी निर्धन है, तो उनको बहुत इससे लाभ मिला। आप शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते हैं? नहीं। बाबा साहब को पहले आपने ऑब्वियसली कि फैमिली में आस पड़ोस से तो मिले नहीं होंगे, पहली बार आपने कब पढ़ा बाबा साहब को, कैसे जाना? नहीं, मैंने बाबा साहब को तो बहुत पहले से पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन जब से हम पढ़ते थे तो थोड़ा बहुत तो बाबा साहब के बारे में पढ़ा था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेरे घर में जो संस्कार थे वो ये दिए गए कि अब जैसे हमारे यहाँ ख़ास तौर से काम करने वाले जैसे आते हैं, तो दलित समाज से बच्चे थे, गरीब बच्चे थे, तो वो आते तो पिताजी उनको रखते थे, पढ़ाते, हम लोगों के बराबर का उनको दर्जा देते थे। हमें जैसे हम स्कूल जाते थे तो वो भी स्कूल जाते थे। तो दलित समाज से तो बताते थे कि भाई ये वर्ग है, इसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, इसलिए ये गरीब है। इतने प्रोग्रेसिव आपके पिताजी थे, उसकी वजह क्या मानते हैं? मेरे असल में क्योंकि वो दौर जब आप बता रहे हैं कि 83 में आपने अस्पताल शुरू कर दिया था, 60s में आपके पिताजी होंगे, जॉब कर रहे होंगे, उस दौर में तो कास्टिज्म चरम पे था, लोग बिठाते नहीं थे।
मेरे घर में असल में क्या था ना, मेरे जो बाबा जी थे जी। वो तो स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी जी के फॉलोअर थे। और उन्होंने जो था वो उन्होंने जो राष्ट्रीय विद्यालय करके गांधी जी के आदेश पे वो चलाए थे उन्होंने। तो जब से उनका झुकाव था कि समाज के लिए कुछ करना है। अच्छा, मेरे पिताजी जो थे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बड़े प्रभावित थे, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाते थे। तो ये मेरा एक मुझे ऐसा अवसर मिला कि जहाँ मुझे दोनों विचारधाराओं का मिश्रण मेरे जीवन में मुझे मिला, कि उधर एक तरफ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भाव और दूसरे गांधी जी के भाव। तो मेरे घर में ऐसे जो बड़े बड़े जो महान हमारे समाज सुधारक हैं उनके बारे में चर्चा होती थी और उनकी किताबें हमें पढ़ने को दी जाती थी। तो मैंने एक माहौल था और मैंने सब, ऐसा नहीं है कि खाली डॉक्टर अंबेडकर साहब की ही किताब मैंने पढ़ी, मैंने अनेकों संत महात्माओं की किताबें पढ़ी, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा क्लिक किया वो मुझे डॉक्टर अंबेडकर साहब की है। और अंबेडकर साहब भी मैंने जैसे अब मैंने देखा, मैं छोटा ही था, कि हमारे घर में एक सफाई कर्मी आती थी। पुराने ज़मानों के घर थे तो वहाँ फ्लश तो होता नहीं था, खुड्डियाँ होती थी, तो उसमें से वो किस तरीके से मल निकाल के वो ले जाती थी, तो जब से पीड़ा होती थी। तो मैं शुरू से ही अपने घर के भाव जो थे उनके आधार पर मेरा झुकाव डॉक्टर अंबेडकर साहब के था, कि उन्होंने जो है ना वो उन्होंने ऐसे लोगों के लिए काम किया जिनको आवश्यकता थी। तो मैं डॉक्टर अंबेडकर साहब को पढ़ा करता था। फिर जब मैं डॉक्टर बन गया, भाई जब तक डॉक्टर नहीं बना था तो मूल मेरा उद्देश्य था कि डॉक्टर बनना है जी। फिर मैं डॉक्टर बन गया, समाज में स्थापित हो गया, तो मैंने डॉक्टर अंबेडकर साहब को और गहराई से पढ़ना शुरू किया। और मैंने फिर ये सोचा कि अब मैंने अपने जीवन के लिए उतना मेरे पे अर्निंग होने लगी, तो अब मुझे समाज के बारे में कुछ सोचना है। तो मैंने एक मूवमेंट चलाया कि वही जातिविहीन समाज की स्थापना के लिए। तो मैंने एक सुभारती नाम मेरी संस्था का शुरू से ही था। मैंने पहले सुभारती, जब मैं छोटा था तो सुभारती बाल संस्था बनाई थी। फिर मैं जब बड़ा हुआ तो सुभारती सेवा संस्था, मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने का शौक शुरू और एक दिमाग में था। हाँ, शुरू से था। तो जब हम छोटा था तभी मैंने एक बच्चों की संस्था बनाई थी, सुभारती बाल संस्था। फिर वही जब बड़ा मैं हुआ तो सुभारती सेवा संस्था हो गई। और अभी मैंने फिर जब डॉक्टर अंबेडकर साहब के विचार के आधार पर मैंने एक जातिविहीन समाज की स्थापना का प्रयास शुरू किया, तो फिर मैंने उसका नाम सुभारती समाज रखा। तो मैंने प्रयास किया कि हमारे जो धर्म में, मैं हिंदू था और हिंदुओं में भी मैं कायस्थों के मैं वर्ग में था, तो मुझे किसी तरह की उस तरह का जाति के आधार पर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मैं डॉक्टर अंबेडकर साहब की बात को पढ़कर मुझे ये लगा कि हमारे जो समाज का एक बड़ा वर्ग है उसको किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने निरादर किया है उसका, और निरादर पूर्वजों ने नहीं किया है। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। मेरा गांव में जब सेवा के काम को लेके मैं जाता था तो गांव में बहुत जाता था, तो वहाँ मैंने देखा मेरे साथी थे, वो मुझे बताते थे कि किस प्रकार से उत्पीड़न होता है दलित समाज का। तो मेरे मन में स्वाभाविक रूप से उनके प्रति ये था कि मुझ में और उनमें अंतर क्या है, मैं और वो तो बराबर है। तो मैंने सोचा था कि मैं इस देश से जाति का उन्मूलन करूंगा, जो बाबा साहब मिशन अपना पूरा नहीं कर पाए, छोड़ गए। तो जाति को लेके आपने कब से काम करना शुरू? जाति को लेके मैंने 1981 में मैं सर्जन बन गया था और मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। ठीक है। तो मेरा काम तभी से जाति पे शुरू हो गया था जी। लगभग, हाँ ठीक है, मैं हर रविवार को, बाकी तो हफ्ते के 6 दिन मैं प्रैक्टिस करता था, लेकिन रविवार का दिन जो था वो मैंने सामाजिक कार्यों के लिए रखा हुआ था। तो मैंने लगभग 10-12 वर्ष तक पूरा गंभीरता से मैंने प्रयास किया। तो हम लोग इसके ऊपर संवाद किया करते थे कि किस प्रकार से एक बड़े वर्ग के साथ अन्याय हुआ है और कैसे उसको दूर किया जाए और किस प्रकार से जातियों को समाप्त किया जा सकता है। तो मैंने एक विधिवत इसकी पूरी एक योजना बनाई थी, जिसके मैंने 5 बिंदु रखे थे। पहला था कि अपने नाम से जाति सूचक शब्द हटाओ। दूसरा था कि आपके जो भी, आप जिसको भी आराध्य को मानते हो उसको आप माने, लेकिन आप एक ही जगह पर सारे गांव के लोग भी हैं, वो एक मंदिर एक ही हो। और तीसरा मेरा था कि एक साथ मिलकर भोजन करें सभी। इक्वालिटी से शुरू हुआ। हाँ, जो एक आदमी अलग खड़ा रहता था उसको साथ जोड़ने की कोशिश। और चौथा था कि अंतरजातीय, बाबा साहब ने भी कहा था कि सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जब तक अंतरजातीय विवाह नहीं होंगे तब तक
ये समस्या दूर नहीं होगी। तो अंतर्जातीय विवाह पे हमने बहुत एम्फेसाइज किया, जोर दिया, और मैंने बहुत सारे अंतर्जातीय विवाह करे, खासतौर से दलित और सवर्णों के बीच में मैंने अनेकों विवाह आयोजित कराए और डंके की चोट पे कराए। मैं करवाता था, और पूरा, क्योंकि मैं एक पॉपुलर सर्जन हो गया था, तो एक समाज में एक पहचान मेरी पहचान थी, और मुझे उस समय मुझे प्रशासन का सहयोग मिलता था। तो मैंने दलित और सवर्णों के बीच में, जहाँ पर लोग बच्चे शादी करना चाहते थे, वयस्क थे, और उनके माँ बाप उनके बीच में रोड़ा बन रहे थे, तो उनको समझाया, और अगर जहाँ जो नहीं समझे तो हमने डंके की चोट पे शादी भी कराई। 5वां सूत्र मैंने कहा था कि भाई जितने भी हिंदू शास्त्र हैं, जहाँ पर की भी ऐसी चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अप्रिय हैं, जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उनको अपने शास्त्रों से हमें हटा देना चाहिए। तो सर 1993 में आपने 93 में बुद्धिज़्म अपना लिया, उसके पहले आपने तमाम कोशिशें की कि हिंदू धर्म में सुधार हो। हाँ, तो कौन सा बिंदु था कि आपको लगा कि अब सुधार होने की गुंजाइश नहीं है, अब मुझे अपनी राह चुननी होगी? मैंने असल में क्या हुआ कि मैं बहुत उत्साहित था जी। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, और हम लोग क्या करते थे कि ऐसे किसी भी जगह जाके संवाद किया करते थे, और फिर किसी ख़ास तौर से हम लोग ये चुनते थे, किसी वाल्मीकि समाज के यहाँ, या किसी बिल्कुल ही दलित समाज में भी जो बिल्कुल ही बहुत ही गरीब हो, उसके घर में चले जाते थे, और वहाँ पर जाके बैठ जाते थे कि माँ बहनों से कहते थे कि हम आ गए हैं, हमें भिक्षा दो, और भिक्षा के रूप में हमको रोटी खिलाओ। तो कुछ हमारे साथी जो थे वो हमें कहते थे कि साहब हम दिन भर हमारे साथ रहते थे सब कुछ, और शाम को आके जब खाने का समय होता था तो कहते थे कि आज हमारा व्रत है। तो जब लगातार मैंने देखा ऐसा कि भाई कभी हम सोमवार में जा रहे हैं, कभी शनिवार में जा रहे हैं, कभी रविवार में जा रहे हैं, अलग अलग दिन जा रहे हैं, तो उनका तो हर दिन व्रत रहता। तो फिर मैंने ये महसूस किया कि जितने मेरे साथी भी, मेरे अंतरंग मित्र भी थे, वो भी सब मुझे बुद्धू बना रहे थे। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर इतनी बुरी तरह जाति घुसी हुई है कि ये निकलने का नाम नहीं ले रही जी। तो फिर मैंने डॉक्टर अंबेडकर के साथ साथ फिर मैंने बुद्धिज़्म को भी पढ़ना शुरू कर दिया था। तो मैंने देखा कि ये हमारे जितने भी धर्म है उसमें बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है कि जहाँ पर कि शोषण और आडंबर का विरोध किया गया, और उसको बिल्कुल कहीं कोई स्थान नहीं है। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी इसीलिए उसको अपनाया था। तो जहाँ पर हमने देखा कि शोषण नहीं है और आडंबर नहीं है, और जो पूरी तरह से राष्ट्रीय धर्म है, तो वो बौद्ध धर्म है। तो फिर मैंने 1993 में मैंने बौद्ध धर्म अपना तो लिया, लेकिन मैंने अपना प्रयास जो डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रेरणा से मैंने लिया था कि मैं जातिहीन समाज की स्थापना करूंगा, वो मैंने प्रयास जारी रखा। और मैंने अपने आप को सामाजिक रूप से बहुत, ये तो बता दिया कि मैंने अपने नाम से भटनागर हटा दिया, और अपने पिताजी का नाम, उनका नाम कृष्ण कुमार था, तो उससे मैंने कृष्ण लगा लिया, तो अतुल कृष्ण हो गया। जब मैं पढ़ता था तो मेरा नाम अतुल भटनागर था। तो ये तो मैंने घोषित कर दिया, लेकिन मैंने ये नहीं घोषित करा कि मैंने ऐसा क्यों किया है, इसलिए किया कि मैं बुद्धिस्ट हो गया हूँ। मैंने ये इसलिए नहीं किया कि लोग उस समय, फिर मैं अगर ये घोषित कर दूंगा तो शायद मेरी बात को ना सुने जिनको मैं सुनाना चाहता हूँ। तो मैं फिर भी अपना प्रयास ये जारी रखता रहा। जो लोग भी जाति के लिए काम करते हैं, इस एक चीज़ से, किसी के यहाँ खाना खा लेने से क्या सुधर जाता है? नहीं, देखिए, एक के घर खाना खाने की बात नहीं है। बात इस बात की है कि वो संदेश क्या जाता है। जितने लोग मेरे साथ जुड़े वो देखते हैं कि भाई डॉक्टर अतुल ने, मेरा समाज में एक स्थान था कि ये बंदा जा रहा है, ये बंदा जाके वहाँ पर भोजन कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये भाव था, मोटिवेट करने का। और आप ये देखो कि ये बात आपको माननी पड़ेगी। मैं तो ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों को भी जानता हूँ कि जहाँ पर हमारे साथी, उनके पास, चूंकि वो दलित समाज से हैं, मिल लेंगे सबको, उनसे काम करा लेंगे, उनके पैर छू लेंगे, कोई मजबूरी है, काम कराना है। अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, दलित समाज के हैं, जाके उनके पैर भी छू लेंगे काम कराने के लिए। लेकिन अगर वो अपने घर में पानी भी पिलाना चाहेंगे तो नहीं पिएंगे। तो ये जो भाव था, ये दूर करने की आवश्यकता है। तो यही मैंने सोचा था कि अगर ये मैं करूँगा तो एक साथ, क्योंकि ना, एक देखिए अंग्रेजी की कहावत है, द फैमिली विच ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, कि अगर भोजन एक साथ करने का परंपरा हो जाए तो वास्तव में समाज में एकरूपता आएगी ही। तो ये एक उद्देश्य था, ये सोच के मैं इसको लेके चला था। डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं। एक जो डिप्राइव सेक्शन का व्यक्ति होता है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी का, दलित शोषित, तो वो जब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जानता है तो उसका भाव एक अलग रहता है कि महान आदमी थे, इन्होंने हमें दलदल से निकाला और तमाम बातें। एक जो जनरल कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे आप थे, तो आपने जब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना शुरू किया तो आपने किस रूप में देखा उनको, आपको क्या लगा? देखिए,
ये एक आजकल जो मैं एक प्रयास भी कर रहा हूँ कि लोगों को समझ में आए कि डॉक्टर अंबेडकर किसी दलित समाज के नेता नहीं थे, वो संपूर्ण भारत के एक एक जन के नेता थे। बल्कि अगर मैं कहूँ कि पूरे युग की बात कर रहा हूँ मैं, एक सेंचुरी की भी बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं, कि अगर हम ये देखें कि युग पुरुष का दर्जा किन्हें दिया जा सकता है, तो युग पुरुष का दर्जा दिए जाने में मेरे निगाह में बहुत कम लोग आते हैं, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर साहब उनमें से एक हैं, जिन्होंने दलितों को दलदल से नहीं निकाला, उन्होंने पूरे देश को दलदल से निकालने की कोशिश की है, जन जन को। अब जब उन्होंने महिला उद्धार के लिए काम किया, उन्होंने श्रमिकों के लिए काम किया, तो वो क्या उन्होंने खाली दलितों के लिए किया? महिलाएं तो हर वर्ग में थी, हर वर्ग में, श्रमिक हर वर्ग में थे, श्रमिक हर वर्ग में थे। अब उन्होंने उनके जब वो सत्ता में उनको मौका मिला करने का, तो जो काम उन्होंने किए वो उन्होंने दलित वर्ग के लिए नहीं किए। भाई दलित वर्ग से संबंध रखते थे तो दलित वर्ग का उद्धार करना तो उनका पहला दायित्व था। लेकिन प्रश्न ये है कि हम उनको एक दलित वर्ग का उद्धारक या संविधान का निर्माता होने के नाते एक सीमा में नहीं बांध सकते। उनको जब मैंने पढ़ा तो मैंने उनका देखा कि उनके देश के हर क्षेत्र में उनका योगदान है, जो समझना चाहिए हमको। और जो कई बार मैंने देखा है कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम से बहुत से लोग भ्रमित हैं, वो नहीं जानते उनका योगदान है। तो हमारा प्रयास ये हो रहा है कि मैं बार बार डॉक्टर अंबेडकर का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि देश में हमारे जीवन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें उनका योगदान ना हो, तो इसलिए उनका नाम तो लिया ही जाना है। उनका नाम जो अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता है, अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहता है, हर क्षेत्र में उनका नाम लेगा। तो उनको मैं अपना आधार, वो अपना मैंने गुरु माना है और मेरे प्रेरणा स्रोत हैं वो। यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश किया आपने? जब 1995 में माननीय यादव जी की, मुलायम सिंह यादव जी की जब सरकार थी, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, तो उन्होंने ये सबसे पहले अनुमति देना आरंभ किया था। तो मैंने सबसे पहले ज्योतिबा फुले जी के नाम से एक फिजियोथेरेपी कॉलेज खोला। तो पहले मैंने कॉलेजेस खोले, तो ज्योतिबा फुले जी के नाम से मैंने एक फिजियोथेरेपी कॉलेज खोला। फिर मैंने एकलव्य के नाम से एक विद्यालय खोला। फिर मैंने पन्ना धाय माँ के नाम से मैंने नर्सिंग कॉलेज खोला। तो कई सारे कॉलेज हमारे खुल गए। गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से डेंटल कॉलेज खोला और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे मैंने मेडिकल कॉलेज खोला। उसके बाद 2008 में जब बहन मायावती जी की सरकार थी, तो इन सब विद्यालयों को मिलाकर फिर मैंने स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे ये स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये चला। और अब मेरा एक देहरादून में भी विश्वविद्यालय है, वो रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय है, वो रास बिहारी बोस जी के नाम से। बिरसा मुंडा जी के नाम पे भी हमारा पूरा एक ब्लॉक है उनके नाम पे। हमने जो यहाँ पर अपने विद्यालय या विश्वविद्यालय में हमने परंपरा डाली है, हमने उन लोगों के नाम लिए हैं जिनको कि लोग या तो भुला चुके, तो मैं कहूँगा कि जो पहले याद रखते थे, जिनको याद ही नहीं रखा गया, जिन्होंने हमारे देश में, समाज में, मिनिस्ट्री में मौका ही नहीं मिला, जिनको मौका ही नहीं मिला, ऐसे लोग, और जिनको लोग जानते ही नहीं हैं। तो ऐसे, और इसमें मैंने दलित समाज के लोगों को और जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं और जिन्होंने वास्तव में देश के लिए कुछ किया है और जिनकी उपेक्षा हुई है, उनको मैंने दिया है। देखिए जो मेरा घर का नाम था वो डॉक्टर अंबेडकर, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब मैं उनके सबसे ज़्यादा प्रेरणा स्रोत वही है मेरे। तो मैंने अपने जो घर का नाम था वो अंबेडकर भवन ही रखा। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आपने तमाम ब्लॉक बनाए बिरसा मुंडा के नाम पे और तमाम बहुजन नायकों के नाम पे, जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा आप इनके बारे में बताते हैं या फिर नॉर्मल जो पढ़ाई होती है वही होती है? देखिए, हाँ, देखिए नॉर्मल पढ़ाई तो होती है, वो तो ज़रूरी है, वो तो ज़रूरी है, उसको तो हम परिवर्तित कर नहीं सकते। जो यूजीसी ने दिया है, जो मेडिकल काउंसिल, डेंटल काउंसिल का पाठ्यक्रम होता है, लेकिन जो हमारा जो इसमें हमने ऐड किया है, एक हमारे पुस्तिका है जिसमें जितने भी महापुरुषों के नाम हमने अपने यहाँ रखे हुए हैं, तो वो एक चरित्रशाला करके हमारी एक पुस्तिका है, वो बच्चों को पढ़ने को दी जाती है। और हर महीने हम एक सुभारती दिवस के नाम से हर महीने एक दिन होता है जिसको हम सुभारती दिवस बोलते हैं। और उस सुभारती दिवस पर उनमें से किसी न किसी जिसका भी उस महीने में कोई किसी का जयंती होती है, परिनिर्वाण दिवस होता है, या उनका कोई, उन्होंने उन दिनों कोई ऐसा काम किया होता है, कृतित्व उनका कोई ऐसा होता है, उस पर चर्चा शुरू होती है। और उस महीने के जितने भी तमाम हमारे समाज के बनाने वाले हैं, जो हमारे क्रांतिकारी हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। ये जो बुद्ध पूर्णिमा होती है उसके बाद हमारा एक हफ्ते का प्रोग्राम होता है और उसमें पूरा मेला लगाते हैं, बुद्ध मेला।
तो मैंने जब विश्वविद्यालय की उसमें बाहर के लोग भी इनवाइट रहते हैं? हाँ, सबके लिए पूरा ओपन टू ऑल। ओपन टू ऑल, बहुत अच्छा। क्या होता है उसमें? उसमें देखिए अगेन एक हम तथागत भगवान बुद्ध के संदेश प्रसारित करते हैं और एक मनोरंजक रूप में करते हैं। मनोरंजक रूप में इस तरह से करते हैं, देखिए वहाँ पर हम तथागत बुद्ध के बारे में बता रहे हैं, प्रवचन हो रहे हैं, लेकिन उस प्रवचन के खाली सुनने के लिए लोग नहीं आएंगे। तो खाली अच्छा ये तो है नहीं कि जो बुद्धिस्ट हैं या जो बौद्ध धर्म को मानते हैं उन्हीं को हम बुला रहे हैं, हम तो मैसेज दे रहे हैं, तो सभी के लिए दे रहे हैं ना। तो हम वहाँ पर झूले का भी प्रोग्राम करते हैं, हम वहाँ खाने पीने का भी करते हैं, हम वहाँ पर कुछ फोटो सेल्फी वगैरह का इस तरह के फेस्ट की तरह होता है ताकि लोग जाने उसी बहाने। प्रदर्शनियाँ होती हैं, स्वास्थ्य प्रदर्शनी होती है, जिससे कि पब्लिक वहाँ पर आकृष्ट हो। और जब वो पब्लिक आती है, आकृष्ट होती है, तो फिर वो तथागत बुद्ध के संदेश देखती है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जीवनी देखती है और उनसे प्रेरणा लेती है, समझती है। तो इस तरीके से हम तथागत बुद्ध के जो विचार हैं वो हम जगह जगह पर फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और उसके लिए हमारा पूरा एक हम लोगों ने बौद्ध विहार यहाँ पर बना रखा है, उसमें तथागत भगवान बुद्ध का एक मंदिर भी है। फिर ये एक सौभाग्य की बात आप समझिए कि हमको वहीं पर एक पेड़ जो है वो हमने देखा, जो हमारे यहाँ था, हमने नहीं लगाया वो, क्योंकि हमने तो 2008 में ली, जगह जो हमने ली थी वो 2000 में ली थी, लेकिन वो एक पीपल का वृक्ष था। हम तो शुरू में तो हमने सोचा सामान्य पीपल का वृक्ष है, पर जब हमने देखा कि इसके पत्ते जो हैं ये सामान्य पीपल के वृक्ष के जैसे नहीं हैं, तो फिर हमने इसकी जांच की और फिर हमने इसकी कार्बन डेटिंग कराई और जीनोटाइपिंग कराई। तो ये देखा कि ये जो वृक्ष हमारे यहाँ मिला, ये वो जो बोधि वृक्ष है बोध गया में, उसी प्रजाति का है और लगभग 115 से 120 साल पुराना है। 115 या 120 साल पहले कोई लगता है कि यहाँ से कोई भिक्षुगण निकले होंगे या रहते होंगे, तो उन्होंने लगाया। तो ये बहुत अच्छा बौद्ध विहार भी है। उसमें हमारे इसका एक स्तूपा हमको म्यांमार के एम्बेसडर ने भेंट किया और एक स्तूपा हमको भेंट किया कोरिया के एम्बेसडर ने। तो इस तरीके से हमें विभिन्न जगहों से जो बौद्ध मत है उसके प्रचार प्रसार में सहायता मिल रही है। अभी यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ कितनी है? यूनिवर्सिटी में बच्चों की स्ट्रेंथ लगभग 10,000 के करीब जो रेगुलर है, 10,000 से अधिक हैं बच्चे। और वैसे तो हमारा डिस्टेंस एजुकेशन है, उसको मैं इसमें नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन रेगुलर जो बच्चे हैं वो 10,000 से ज़्यादा हैं। इसमें जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के बच्चे हैं उनके लिए क्या कोई स्पेशल छूट है, या फिर उन मतलब जो गरीब लोग हैं किसी भी वर्ग के हों, हाँ, उनके लिए कोई सुविधा है? इसमें दो तरह का मैं वर्गीकरण है। एक तो जो बुद्धिस्ट समाज है, बुद्धिस्ट समाज में तो नॉर्मली चाहे कोई पैसे वाला बुद्धिस्ट भी है, 25% छूट तो उसको मिलती है। दूसरा है, ये क्यों मिलती है? यूनिवर्सिटी के स्टेटस की वजह से? क्या ये मैं अगर मान लीजिए नहीं, अगर मान लीजिए मैं अपने आप को बुद्धिस्ट कह रहा हूँ, तो मेरा कर्तव्य है ना कि मैं अपने समाज को तो कुछ दूं। और दे तो मैं नहीं ला रहा हूँ, बस सच्चाई देखी जाए तो उनको जो दे रहा हूँ अपनी भावनाएं दे रहा हूँ। उस भावनाओं की मेरी भावना ये है कि मैं उनके साथ हूँ। तो 25% छूट तो मैंने इसलिए यहाँ पर रखा हुआ है हर बुद्धिस्ट को, उसका मैं नहीं देखता कि आर्थिक स्तर क्या है। तो ये तो एक वर्गीकरण है। दूसरा वर्गीकरण है कि अगर आप निर्धन है, कोई भी बच्चा निर्धन है, तो चाहे वो बुद्धिस्ट हो चाहे बुद्धिस्ट ना हो, किसी भी वर्ग का हो, तो उसको गरीबी अपने आप में एक वर्ग, गरीबी अपने आप में एक वर्ग है। तो वही मैंने कहा, तो दूसरा वर्ग क्या है कि एक तो वर्गीकरण हो गया कि बुद्धिस्ट है, दूसरा वर्गीकरण हो गया कोई भी है निर्धन है, तो उससे मैं उसको फीस की वजह से मना नहीं होती। बस केवल इतना जरूर है कि मैं उससे एक इस तरह का अंडरटेकिंग लेता हूँ कि भाई इस समय मैं फीस नहीं दे सकता, ये इतनी दे सकता हूँ, लेकिन कोर्स पूरा करने के, पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद अगर मैं उसको कोई जॉब ऑफर करूंगा तो वो उसमें उसको प्राथमिकता देगा। केवल कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पर सरकार का नियंत्रण है, जैसे मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, वहाँ पर मेरा अधिकार ही नहीं है। यहाँ पे बीएड भी है? हाँ, बीएड भी है। तो दो तरह के कोर्सेज हो गए। एक तो जो यूनिवर्सिटी के द्वारा कंट्रोल्ड है पूरे, उसमें तो मेरे रूल्स हैं, लेकिन जैसे मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, यहाँ पर मेरा अधिकार नहीं चलता, यहाँ सरकार का अधिकार चलता है। सरकारी फीस तय करती है और सरकारी फीस लेती है, तो वहाँ तो सरकार की मेरी मजबूरी है, मैं कुछ कर नहीं सकता। वो बात अलग है कि मेरा अभी संघर्ष चल रहा है और मुझको क्या यूनिवर्सिटी जो है आपकी ये माइनॉरिटी स्टेटस में है? ये मुझको नहीं, माइनॉरिटी स्टेटस में अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं माना है। जबकि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द्वारा मेरे मेडिकल कॉलेज को बुद्धिस्ट मेडिकल कॉलेज घोषित कर दिया गया है। सिर्फ मेडिकल कॉलेज को? सिर्फ मेडिकल कॉलेज को, बाकी पूरी यूनिवर्सिटी का भी जो मेरा प्रस्ताव है वो उनके अधीन है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फायदा मिलता है यूनिवर्सिटी को कुछ?
नहीं, फ़ायदा इस तरह का मिलता है कि मुझे अधिकार मिल जाता है। जैसे कि अभी जो मेरे शुल्क निर्धारण है वो सरकार कर रही है। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई गरीब बच्चा आ जाए और मैं चाहूँ कि मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, या मेरिट में वो कमज़ोर है, मैं उसको एडमिशन देना चाहता हूँ, बुद्धिस्ट वर्ग का है, तो मैं नहीं दे सकता। ओके। तो मेरा प्रयास ये है कि अगर ये बुद्धिस्ट डिक्लेयर हो जाता है, जो मतलब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने तो मान ही लिया है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार भी मान लेती है, तो अब हमारे जो बुद्धिस्ट बच्चे हैं, देखिए अधिकांश जो बुद्धिस्ट बच्चे हैं ये दलित समाज से हैं, है ना। अब इनको जब पढ़ने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इनको अच्छी शिक्षा शुरू से नहीं मिली, तो मेरिट में कई बार ये पिछड़ जाते हैं जी। और जब पिछड़ जाते हैं तो उनका नंबर ही नहीं आता है प्रवेश के लिए जी। तो मैं उनकी मदद नहीं कर पाता हूँ। तो अगर मुझको ये दर्जा सरकार मान लेती है तो मैं ऐसे कमज़ोर बालकों को कि जो कि मेरिट में पूरा अच्छा स्थान नहीं भी पा पाए हैं, कम मेरिट के भी हैं, उनको भी मैं प्रवेश दे पाऊँगा। तो ये मेरा उससे लाभ ये एक लाभ, ये लाभ, और कहीं से एड नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई सरकार एड दे देगी। और रही बात ये कि बुद्धिस्ट समाज तो वैसे ही बहुत कमज़ोर है, वो मुझे क्या देगा? मैं समर्थ हूँ, मैं तो देने के लिए कह रहा हूँ, मैं तो खुद दूंगा, लूंगा नहीं। तो सर आप बुद्धिस्ट हैं और आपने सनातन संगम नाम की एक संस्था बनाई है, तो ये बुद्धिज्म और सनातन अगर इसको शाब्दिक रूप से देखें तो ये काफ़ी एक दूसरे का कंट्रास्ट है ना। जब सनातन की बात होती है तो हिंदू धर्म की बात हो जाती है। यही तो भ्रम है लोगों में। मैं अपने साथियों से पूछता हूँ कि भाई, जब मैं पूछता हूँ कि सनातन से क्या संबंध है, क्या आप अर्थ निकालते हैं, तो लोग मुझे बताते हैं भाई सनातन, देखिए सनातन को अगर हम शाब्दिक व्याख्या इसकी करें तो सनातन क्या है? जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो सदैव था, जो सदैव रहेगा, ये शाश्वत का तो शाब्दिक अर्थ हो गया। लेकिन सनातन का आप ये बताओ कि सनातन धर्म क्या है? तो जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो सामान्यतः लोग कहते हैं कि सनातन धर्म तो जो सगुण ईश्वर के उपासक हिंदू हैं वो सनातनी हुए। मैं कहता हूँ कहाँ लिखा है, किस धर्मशास्त्र के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि सगुण हिंदू सनातनी है? कहीं नहीं लिखा। मैं बताता हूँ कहाँ लिखा है, और वो हमारे शास्त्र में लिखा है। जब तथागत भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, तो उन्होंने धर्म की व्याख्या की, और धर्म की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि जो पंचवर्गीय भिक्षु थे उनको उन्होंने समझाया, उन्होंने कहा कि मध्यम मार्ग पे हमें चलना चाहिए। और फिर उन्होंने बताया कि जीवन में 4 आर्य सत्य बताए कि ये 4 जीवन में कष्ट है, कष्ट का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण का ये अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया, और अष्टांगिक मार्ग के बाद उन्होंने कहा कि भाई बैर से बैर नहीं मिटता। तो ये उन्होंने लौकिक जीवन को जीने के तरीके उन्होंने बताए, और उसके बाद बताने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसो धम्मो सनातनो। तब उन्होंने कहा कि ये यमक वग में है। आप यमक जो ये मेंशन है यमक वग में, आप देखिए वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है। तो जो असली सनातनी शब्द है वो सनातन शब्द की व्याख्या हमारे तथागत भगवान बुद्ध ने की है, और उन्होंने भी उसको परलोक से नहीं जोड़ा है, उन्होंने किसी पूजा पद्धति से नहीं जोड़ा, उन्होंने केवल लौकिक व्यवहार से इसको जोड़ा है। और उनके हिसाब से अगर जैसे मैं आपको बताऊं कि जो तथागत बुद्ध ने ये अपना पूरा संदेश दिया, इसको अगर आप शॉर्ट में समझना चाहें तो मैं कह सकता हूं कि जिस मत में भी प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना और समन्वय के भाग हों, ये मत जो होता है ये सनातनी मत है। तो ये सनातनी मत हिंदू भी हो सकता है, ये जैन भी हो सकता है, ये सिख भी हो सकता है, बौद्ध तो है ही। जी सर, आपने कहा कि आपके दादाजी गांधीयन थे। हाँ। आपके पिताजी का संबंध आरएसएस से था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। आपने बुद्धिज्म अपनाया और आप सनातन संगम करके बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो अम्बेडकराइट वर्ग है वो कहीं ना कहीं आप पे सवाल उठा सकता है कि आप उसको दूसरे तरीके से बुद्धिज्म को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा आरोप लगाया अभी कभी आप पे? नहीं, मेरे पे देखिए अभी तो मेरे से 1 to 1 तो किसी ने नहीं कहा है, हो सकता है सवाल उठ सकता है, लेकिन मैं तो जो कह रहा हूँ अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो तो लिखा हुआ है, मैं तो यमक वक्त को बता रहा हूँ। मैं अगर हमारे कोई बुद्धिस्ट दोस्त हमारे को ऐसा कोई प्रश्न करेंगे तो मैं उनको दिखा सकता हूँ कि मैं अपनी मन की या बात फिर वो देख सकते हैं, स्वयं देख सकते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो सनातन है उसका किसी धर्म से मतलब नहीं, सनातन का भाव से मतलब है। आगे क्या करना चाह रहे हैं? आगे देखिए, जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ जी। और जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मेरे 4 इंटरमीडिएट तक के स्कूल हैं, 4 गांव में अस्पताल हैं। मेरठ में एक मेरा ही स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय है जिसके अंतर्गत 18 फैकल्टीज़ हैं। ऐसे ही देहरादून में
मेरा रास बिहारी बोस भारतीय विश्वविद्यालय है, उसके अंतर्गत भी गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय है और वहाँ पर 6 फैकल्टीज़ और हैं। इसके अतिरिक्त मेरे एक बिजनौर में भी मेरा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, फूलचंद रे के नाम से फार्मेसी कॉलेज है। अब मैं व्यावसायिक काम अपना पूरा कर चुका हूँ जी। ये मैंने अब सब मेरे बच्चे समर्थ हैं और सब अच्छे हैं, संभाल रहे हैं काम, मेरी भावनाओं को समझते हैं, मेरे विचारों को लेके आगे चलते हैं। तो ये सब काम मैंने लगभग अब उनको दे दिए हैं और अब मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक समय जो है वो धम काम में और देश के काम में मैं लगाऊं, जिसमें समाज का एकीकरण हो, देश को मजबूत किया जा सके। क्योंकि अगर देश हमारा सुरक्षित है तो हमारा धर्म सुरक्षित है। और इस एक बौद्ध धर्म की जो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सनातन विचारधारा है, इसको मैं पूरे में फैलाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ लोगों को कि भाई अगर आप में ये प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना, समन्वय का भाव हो तो आप चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, आप सनातनी हो। कोई आखिरी बात जो आप जोड़ना चाहें? नहीं, मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अशोक जी कि आपने बेबाक तरीके से मुझसे पूछा और मैंने भी कोशिश की है कि जो मैं अपने मन का भाव है, क्योंकि देखिए मैं ये बताना स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरा कोई उद्देश्य ना तो राजनीतिक उद्देश्य है, ना ही धार्मिक रूप से मुझे किसी संस्था में जाकर और कुछ वहाँ पे पद ग्रहण करना है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं व्यावसायिक उद्देश्य अपने पूरे कर चुका हूँ। जो आपने किया अपनी मेहनत से किया, यहाँ तक लेके आए। हाँ, मैं तो श्रवण परंपरा का हूँ, तो अपने श्रम से किया मैंने, है ना। और ये साबित किया कि अगर आप सही नियत से श्रम करेंगे तो आपको उसका नतीजा अच्छा मिलेगा। और अब मैं अपना जीवन देश के लिए लगाना चाहता हूँ। और मैं नहीं मानता हूँ कि मैं नहीं कहता हूँ कि अब मेरे से कोई गलती नहीं होती या मैं परिपूर्ण हूँ। मेरे से कहीं अगर मेरी विचारधारा में कभी कोई मुझे बताएगा कि भाई आप ये गलत सोच रहे हैं और बताएगा, तो जैसे मैं मानता हूँ कि भाई अगर मेरे से कहीं कोई गलत सोच हो रही है तो मैं उसको शुद्धिकरण कर लूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे डॉक्टर अतुल कृष्णा। और अतुल कृष्णा जी से मेरी जो मुलाकात है वो जब मैं यूएसए में था तो डॉक्टर राहुल दीपांकर से मुलाकात हुई थी वाशिंगटन डीसी में। गौरव पठानिया जो हमारे कॉमन मित्र थे उनके यहाँ, और उनके जरिए डॉक्टर साहब के बारे में पता चला, इनके काम के बारे में पता चला। तो इनका जो एक लाइफ स्ट्रगल रहा है, जो जर्नी रही है, और किस तरीके से जीवन को देखने का तरीका है, धम्म को देखने का तरीका है, और जो इन्होंने काम किया है वो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय भीम। थैंक यू सर। जय भीम, नमो बुद्धाय।